STIS के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा नेट, JRF और SRF के लिए भूगोल विषय से संबंधित कुछ प्रश्न श्रृंखलाओं पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। दरअसल ये जो प्रश्न श्रृंखलाएं हैं ये भू-आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी से होंगी और इस प्रश्न श्रृंखला में हम आपसे 20 से 25 प्रश्नों का आपसे जिक्र करेंगे और उद्देश्य रहेगा कि सिर्फ प्रश्नों का उत्तर न बताया जाए बल्कि उत्तर के साथ साथ उसके जितने ऑप्शन हैं हम उसको भी क्लियर करें, हम उसको भी बताएं आपको। ये हमारा उद्देश्य रहेगा और इस तरह के प्रश्न श्रृंखलाएं ढेर सारी रहेंगी और अगर आप सभी प्रश्न श्रृंखलाओं का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा मेरा विश्वास है कि आप UGC नेट की परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। फिर तो हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्न श्रृंखला से ही। ये सबसे पहली प्रश्न श्रृंखला है। देखिए कुछ लगभग इस तरह के प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे। भू-आकृति विज्ञान से सबसे पहले हम लोग प्रश्न लेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से और इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है आप देख रहे हैं, ये प्रश्न है कि निम्नांकित उच्चावच लक्षणों को उनके उद्गम कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 वासजेस पर्वत, दूसरा स्कैंडिनेवियाई उच्च भूमि, तीसरा साइबेरियन सील्ड और चौथा एटलस पर्वत। अब इसके आधार पर ये प्रश्न ये किया जा रहा है कि इसके आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें अगर हम जब सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर तो इसका ऑप्शन ए होगा, 3, 2, 1 और 4 यानी साइबेरियन सील्ड सबसे पहला विकल्प होगा, दूसरा स्कैंडिनेवियाई उच्च भूमि, तीसरा वासजेस पर्वत और चौथा एटलस पर्वत। ठीक है, तो क्रम तो ये हो गया। अब आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे साइबेरियन सील्ड का मतलब क्या होता है? सील्ड का मतलब होता है कठोर धरातल से युक्त भूभाग, यानी इसमें समस्त चारों विकल्पों में से सबसे पहले जो बना है वो क्या है? रूस का साइबेरिया वाला पार्ट है, साइबेरियन सील्ड। सील्ड का मतलब क्या है? कठोर भाग, पठार जैसा, पठार जैसा साइबेरियन सील्ड। सील्ड का मतलब होता है ना, हम शील्ड लाइक ए सील्ड, मतलब बहुत कठोर। दूसरा क्या है? स्कैंडिनेवियाई उच्च भूमि। दरअसल ये जो पार्ट होगा स्कैंडिनेवियाई उच्च भूमि, ये उस समय डेवलप हुई होगी। पहली चीज ये है कि जब हम स्कैंडिनेवियाई उच्च भूमि का अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड वाला पार्ट। ठीक है ना? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड वाला पार्ट है एकदम उत्तर में। तो किसी जमाने में वहां पर प्लेट टेक्टोनिक क्रिया हुई थी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क वाले पार्ट में, और वो भाग काफी पुराना भी है ये। अब इसके साक्ष्य क्या है? कैसे हम इसको कह सकते हैं कि बहुत पुराना है? तो जब आप यहाँ की चट्टानों का अध्ययन करेंगे तो होता क्या है कि जब कभी हम उच्च अक्षांशों में चट्टानों का अध्ययन करते हैं तो उस पर बर्फ की जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी, एक तो उससे पता चलता है,
दूसरा, वहां पर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा वो जो क्षेत्र है वो कटा फटा है। क्यों कटा फटा है? क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो बर्फीली चट्टानों से बना हुआ है। और आपको याद रखना होगा, बताना भी पड़ेगा कि ये वही एरिया है जहां पर गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा पहुंचती है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के पहुंचने के कारण वहां के जो छोटे छोटे आइसबर्ग होते हैं वो मेल्ट होते रहते हैं। इसलिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड के जो समुद्र तट हैं वो बहुत ज्यादा कटे फटे हैं, समुद्री लहरों के द्वारा वो बहुत ज्यादा विच्छेदित। अच्छा, एक चीज ये भी है कि अगर वहां के समुद्र तट बहुत ज्यादा कटे फटे हैं तो इसका मतलब वो समुद्र तट कभी न कभी नजदीक तो रहे होंगे ना। किसके नजदीक रहे होंगे? भूमध्य रेखा के कहीं न कहीं नजदीक रहे होंगे। और वहां से फिर वो समुद्र तट धीरे धीरे प्रवाहित होते हुए उच्च अक्षांशों में गए हैं। यानी साइबेरियन सील्ड के बाद अगर दूसरा सबसे प्राचीन भूखंड कोई होगा तो वो होगा स्कैंडिनेवियाई उच्च भूमि। इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ठीक है, तो ये जो देश आप ध्यान रखिएगा, ये जो 4-5 देश है ना, 2-4-5 देश, ये सभी मिलके स्कैंडिनेवियन देश भी कहलाते हैं। ये भी याद रखिएगा। इसमें तो तीसरा विकल्प होगा वासजेस पर्वत। हर्सिनियन जो पर्वत हलचल हुई थी ना, हर्सिनियन हलचल, ये तब की घटना है। हर्सिनियन पर्वत हलचल, उस समय बना था वासजेस पर्वत। ठीक है, और हर्सिनियन जो पर्वत हुआ, ये जो पर्वतीकरण हुआ था, ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के आपस में टकराने की वजह से हुआ था। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि जब हम वासजेस पर्वत की बात करते हैं तो अगली बार वासजेस पर्वत के स्थान पर आपसे पूछा जा सकता है ब्लैक फॉरेस्ट। तो इसी का लगभग समकालीन है जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट इसका समकालीन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, और इसी का समकालीन क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर है? जर्मनी में। यहां से कौन सी नदी निकलती है? डेन्यूब नदी। और ये वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कब बने थे? हर्सिनियन पर्वत हलचल के समय बने थे, जबकि ये गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया दोनों की चट्टानों में कहीं न कहीं भिचाव या दबाव की क्रिया, टकराने की क्रिया हुई थी, तब ये चट्टानें बनी हैं। रही बात एटलस की, एटलस पर्वत एक तो ये कहां पर है? यह अफ्रीका के उत्तर में है या उत्तरी भाग में है। अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। अब अगर अफ्रीका के उत्तरी भाग में है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि जो अफ्रीका भूखंड है, जब ये उत्तर की तरफ शिफ्ट हुआ, अफ्रीका भूखंड जब उत्तर की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये जो भूमध्य सागरीय जो प्लेट है ना, वो प्लेट, और या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि यूरोपियन प्लेट, मैप लग सकता है इसमें, हाँ लगा दीजिएगा। वही, ठीक है, इसमें मैं ढूंढ लूंगा। ठीक है, मैप एकदम नीचे है क्या? कोई नहीं, मैं कर लूंगा इसको।
जैसे एटलस पर्वत की बात मैं आपसे कर रहा था, एटलस पर्वत ये है, तो जब ये भूखंड उत्तर की तरफ गया इस तरफ ऐसे, तो ये जलीय भाग है ना, तो जो महासागरीय प्लेट थी वो नीचे चली गई और ये भाग उसके ऊपर उठ गया। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि जो प्लेट ऊपर चढ़ती है वही भाग बलित होता है, इसलिए यहां पर एटलस पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो जो प्रश्न हम लोग देख रहे थे वो अब आपके समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है, ये प्रश्न था। तो इसमें साइबेरियन सील्ड सबसे पहले, उसके बाद स्कैंडिनेवियाई उच्च भूमि, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, वास्जेस पर्वत, और ये क्या है, एटलस पर्वत। ठीक है ना, और ये कैसा है, ये वलित पर्वत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, शैल मलवा ढाल आनुवांशिक रूप से किस प्रकार का ढाल होता है? तो ये आनुवांशिक रूप से होता है उन्नयनात्मक ढाल। उन्नयनात्मक। विवर्तनिक ढाल अपरदनात्मक, ज्वालामुखीय या उन्नयनात्मक, ये उसका उत्तर नहीं होगा। इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे जब कभी हम एक पृष्ठ की बात करेंगे तो कुछ इस तरह की संरचना बनती है। अब ये जो ढाल है ना, इसको कहा जाता है अवतल ढाल, सॉरी। ठीक है, शिखर उत्तल। ठीक है, शिखर उत्तल, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। कॉन्वेक्स, ये है मुक्त पृष्ठ ढाल। मुक्त पृष्ठ ढाल, फ्री फेस कहते हैं इसको। यह है सरल रेखी ढाल। सरल रेखी ढाल, रेक्टिलिनियर स्लोप कहते हैं। और ये होता है कॉनकेव। तो यानी अवतल ढाल। अब होता क्या है, इस तरह की कुछ ढाल आपको याद रखना है। तो अब ये जो ढाल है ना, उन्नयनात्मक मतलब धीरे धीरे ऊपर उठता रहेगा। कैसे ऊपर उठता रहेगा? तो अब आप जैसे वर्षा हुई, मान लीजिए यहां पर वर्षा जब होगी, यहां पर वर्षा हुई, तो वर्षा का जल इस पर्वत या पठार के ऊपरी भाग पर पड़ा, तो यहां से अपर्दन हुआ। अपर्दन होने के बाद यहां तो मलबा रुकेगा नहीं, फिर मलबा इस सरल रेखी ढाल से होते हुए नीचे आएगा। कुछ मलबा इस पर रह सकता है, लेकिन ज्यादातर मलबा जो अवसाद होगा वो कहाँ जमा होगा, यहाँ पर। और ये मलबा धीरे धीरे आगे इकट्ठा होगा और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ ये बढ़ता जाएगा। ये जो आप गर्त देख रहे हैं ना नीचे, ये धीरे धीरे भर जाएगा, और ये जो गर्त है ये भर के धीरे 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 ये ऊपर उठ जाएगा। यानी इसका मतलब जो शैल मलबा ढाल है, शैल मलबा ढाल का मतलब यही, यानी जो पूरा का पूरा मलबा आकर यहीं पर इकट्ठा हुआ, ये लगातार क्या है, ये ऊपर उठता रहेगा। एक समय ऐसा हो जाएगा कि पूरा का पूरा ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये अपर्दन हो जाएगा इसका, और ये पूरा का पूरा मलबा नीचे आकर बिछ जाएगा, और ये पूरा एरिया कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, दैट इज, तो इसको कहा जाता है कि शैल मलबा ढाल आनुवंशिक रूप से क्या हो गया, उन्नयनात्मक होता है। विवर्तनिक का जो संबंध है वो पृथ्वी के भूगर्भ में प्लेट टेक्टोनिक से होता है। ठीक है ना, उसका यहाँ पर रोल फिलहाल नहीं है।
ज्वालामुखी का मतलब आप समझ रहे होंगे, वल्केनिज्म होता है ये, जहां पर ज्वालामुखी क्रिया होगी, उसका भी यहाँ पर कोई उल्लेख फिलहाल नहीं रहेगा। हाँ, अपर्दन की बात यहाँ पर हो रही है, और अपर्दन किससे हो रहा है? एक तो अपर्दन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वर्षा जल से हो रहा है। दूसरा यहाँ पर अपर्दन पवन की क्रिया से भी हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अपर्दन के साथ साथ देखिए, अपर्दन और यहाँ पर क्या है, अपक्षय भी होगा। ठीक है ना? अपक्षय क्यों होगा? क्योंकि इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और यहाँ की जो चट्टानें हैं ये फैलेंगी। दिन में चट्टानें विस्तृत होंगी और रात में चट्टानें संकुचित होंगी। धीरे धीरे पूरा का पूरा जो चट्टानी भाग है क्या होगा? उखड़ जाएगा। चट्टानों के इस प्रकार उखड़ने को कहा जाता है ब्लॉक विघटन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। किसकी वजह से हो रहा है? अपक्षय की वजह से। कौन करा रहा है अपक्षय? सूर्यातप करा रहा है। तो पूरा ये जो भाग है ना, ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद यहाँ से जो मलबा होगा, अवसाद, ये तेजी से, ये देखिए यहाँ पर आकर इकट्ठा होगा। अगर सरकते हुए आया सूखी चट्टान के रूप में तब तो ठीक है, लेकिन नहीं अगर ऐसा हुआ तो कुछ समय बाद वर्षा तो होगी ना, तो वर्षा जल के साथ ये सरकते हुए यहाँ पदस्थली के पास, फुट हिल है ना ये अवतल ढाल वाला भाग, यहाँ पर आकर इकट्ठा होगा। तो आप एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, इसका ये वाला ढाल कम होगा लगातार, लेकिन ये वाला ढाल जो है विस्तृत होगा और धीरे धीरे ऊपर उठेगा। कुछ समय के बाद क्या होगा? पूरी एरिया एक छोटे से गुंबद के रूप में तब्दील हो जाएगी। कह सकते हैं उस समय कि हम यहाँ की जो चट्टानी संरचना है वो गुंबद जैसे स्वरूप में हो गई है। अगर इस स्थल खंड में फिर से उत्थान या अवतलन नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि अपक्षय और अपर्दन के निरंतर क्रियाशील होने के कारण ये पूरा का पूरा भाग जो है समतल हो जाएगा। और आप याद कीजिए W.M. डेविस और वाल्टर पेंग की विचारधारा को, कि जहां से स्थल खंड ऊपर चला था, ऊपर उठा था, वहीं पर स्थल खंड आकर पुनः समाप्त हो गया। ठीक है? तो यहां पर एक तो अपर्दन का भी प्रभाव रहेगा और दूसरा अपक्षय का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है? तो इस तरह से ये ध्यान रखिएगा, एक तो ये वाला ढाल होता है, एक ये वाला ढाल होता है, एक ये वाला और एक ये वाला ढाल। तो किसी भी पर्वत में या किसी भी ढलान वाले क्षेत्र में एक आदर्श दशा में देखा जाएगा तो उसका जो शिखर होगा वो उत्तल होगा, उसके बाद एक मुक्त पृष्ठ होता है। अब कभी भी अगली बार प्रश्न बन सकता है कि किस ढाल पर मलबा एकदम से टिकने नहीं पाता, रुकने नहीं पाता, वो दैट इज ये है प्रीफेस, मुक्त पृष्ठ ढाल। यहाँ पर मलबा कभी नहीं रुकेगा। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि यहाँ से अगर कोई अवसाद टूटकर या जल के साथ सरक कर नीचे जाता है तो आप जरा कल्पना कीजिए कि क्या यहाँ पर रुकेगा? क्या कभी नहीं रुकेगा। रुकेगा तो यहाँ भी नहीं, लेकिन उस मलबे के नीचे जाने की सबसे ज्यादा गति यहाँ पर होगी, उससे कम गति यहाँ पर होगी। उसमें भी मलबा यहाँ पर थोड़ी बहुत मात्रा में रुकेगा, यहाँ तो बिल्कुल नहीं रुकेगा। क्यों यहाँ पर नहीं रुकेगा? क्योंकि मलबा यहाँ से लगातार गिरेगा, और गिरेगा तो इस मलबे को गतिशील बना देगा। यहाँ पर इसलिए रुकेगा क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे मलबा एकत्रित होता जाएगा, और जब मलबा एकत्रित होता जाएगा तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर मलबा रुकने लगेगा। क्यों रुकने लगेगा? क्योंकि उसको नीचे से आधार मिलने लगेगा। धीरे धीरे ये भाग आगे की तरफ प्रवाहित होगा, आगे की तरफ ये बढ़ता जाएगा और थोड़ी सी इसकी ऊंचाई बढ़ती भी जाएगी। उसी प्रश्न को यहाँ पर ये कर रहे हैं कि आनुवंशिक रूप से जो ढाल होगा वो कैसा होगा? उन्नयनात्मक। तो ये जो फिगर बन रहा है इसमें इसका भी रोल है। ठीक है? इसका रोल आपको रहेगा और अपक्षय का रोल रहता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए, सूची 1 के साथ
सूची 2 का मिलान कीजिए। फर्स्ट सूची, सेकंड सूची। फर्स्ट सूची में प्रक्रम दिए गए हैं और सेकंड सूची में क्या है, भू आकृतियां दी गई हैं। यानी किस प्रक्रम के द्वारा कौन सी भू आकृति बनती है। तो आपको ध्यान रखना होगा, मैं इसे मिला देता हूं इसको। जब नदी या कभी भी नदी की बात की गई है, लेकिन वास्तव में जलीय स्थलाकृति की बात करना ज्यादा सही है। तो ये जो संरचनात्मक सोपान होते हैं ना, ये इससे बनते हैं। समुद्री तरंगों से टोम्बोलो बनते हैं। जलीय हिमानी या सरिता हिमानी से क्या बनेगा, ये। और परहिम नदी से क्या बनेगा, या परहिमानी से पिंगो। अब मिला लीजिए, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, यही उत्तर सही है इसका, ये। ठीक है, अब मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूं। देखिए, सी ऑप्शन सही होगा इसका। अब इसमें जो संरचनात्मक सोपान की बात की जाएगी ना, तो संरचनात्मक सोपान का मतलब है कि नदी की तली में कठोर और कोमल चट्टानें, ठीक है ना, एक के ऊपर एक, ऊपर नीचे बिछी होती हैं। कठोर व कोमल शैल। तो होता क्या है यहां पर संरचनात्मक सोपान में कि कठोर और कोमल शैलें, एक ऊपर कठोर शैल, फिर नीचे कोमल, फिर कठोर शैल, फिर कोमल, फिर कठोर शैल, फिर कोमल। तो नदी जो है ना, इस तरह से अपरदन करती है जैसे, तो आप कभी नदी की घाटी में खड़े हो जाइए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने सीढ़ियों का निर्माण कर रखा है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि कठोर भाग का अपरदन कम होगा और कोमल भाग का अपरदन ज्यादा होगा। तो उसी से निर्मित होता है संरचनात्मक सोपान। पिंगो क्या है, पिंगो दरअसल इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एरिया है और ये, अब इसके अंदर क्या हुआ, यहां पर जल भरा हुआ है, इसके अंदर यहां पर जल है और पिंगो जो है ये परहिमानी से बनती है। तो अब इसके अंदर जब जल था, मान लीजिए जल जब तक पिघला था तब तक चट्टान ऊपर नहीं जाएगी, उभरेगी नहीं। लेकिन जैसे ही मौसम ठंडा हुआ और बर्फ जम गई, तो आपको पता ही है कि बर्फ जमने के बाद क्या होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। तो पिंगो को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि धरातल के नीचे अगर कहीं पर जल है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, 2-4 मीटर नीचे की बात होती है यहां पर, तो कुछ मीटर, 2-4 मीटर नीचे अगर धरातल के नीचे जल है तो शीतकाल में वो जल परहिमानी क्षेत्रों में जम जाता है। और परहिमानी क्षेत्रों में जमने के बाद जल का आयतन बढ़ेगा, और जल का आयतन बढ़ेगा तो नीचे तो आयतन बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, मिट्टी की परत को थोड़ा ऊपर उभार देगा। तो दूर से जब आप खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे वहां की जो चट्टानी संरचना है या जो मिट्टी है वो ऊपर उभरी हुई है। क्यों उभरी है, क्योंकि जल नीचे जम गया है और उसका आयतन बढ़ गया है, और उस बढ़े हुए आयतन के अनुसार वो थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये उभरा हुआ नजर आएगा, दैट इज पिंगो। ये होता है पिंगो। और ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा उच्च अक्षांश में, जैसे रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में, ये मिलेगा ग्रीनलैंड में, ये मिलेगा कनाडा में, ठीक है, ये मिलेगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में। यानी हाई लैटिट्यूड वाले
क्षेत्रों में। तो संरचनात्मक सोपान पिंगो। टोम्बोलो क्या है? टोम्बोलो सागरी तरंगों द्वारा बनती है। कैसे बनती है टोम्बोलो? तो टोम्बोलो क्या होता है कि आपने नाम सुना होगा रोध और रोधिका का। रोध और रोधिका दो चीजें होती हैं ये। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बार्स एंड बैरियर्स। सागरी लहरों के द्वारा बालू, मिट्टी, बजरी, रेत के कणों का जो निक्षेप होता है उससे रोध और रोधिका का निर्माण होता है। रोध जो होता है वो थोड़ा ऊंचा होता है, उस पर जल आसानी से नहीं पहुंच पाता, लेकिन जो रोधिका होती है वो उतनी ऊंचाई वाली नहीं होती है और उस पर जल आसानी से पहुंच जाता है। यही इसका अंतर है। टोम्बोलो क्या है? टोम्बोलो का मतलब होता है जैसे कोई छोटा सा द्वीप है यहां पर और यहां पर कोई शीर्ष स्थल है, ठीक है? तो इसके बीच में यहां पर कहीं ये देख रहे हैं इस तरह से सागरी लहरों के द्वारा इस तरह से यहां पर बालू, मिट्टी, बजरी, रेत के कण जमा कर दिए गए। ये रोध भी हो सकता है और ये रोधिका भी हो सकती है। ये जो संरचना है इसी को कहा जाता है टोम्बोलो। यानी इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे कि सागर के इस किनारे या सागरों में किसी द्वीप को किसी शीर्ष स्थल से मिलाने वाली रोध या रोधिका को ही टोम्बोलो कहा जाता है। ठीक, अब ये द्वीप है और ये शीर्ष स्थल है। शीर्ष स्थल मतलब कोई भी ऊंचाई वाला भाग, अपलैंड एरिया। तो उसके बीच में इस तरह से सागरी लहरों ने जमाव कर दिया। अब आप यहां से पैदल चल के यहां पहुंच सकते हैं और यहां से पैदल चल के यहां पहुंच सकते हैं। किसके द्वारा? रोध और रोधिका के द्वारा। अब ये जो संरचना पूरी बन रही है ना, इसी को कहा जाता है टोम्बोलो। हिमानी धौत मैदान, हिमानी कृत मैदान कहना ज्यादा सही है। यानी एक ऐसा मैदान जिसका निर्माण किससे हुआ है? हिमानी से हुआ है। हिमानी जो होती है ना, जब कभी सागर से नीचे उतरती है, पर्वत से नीचे उतरती है, तो अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में वो मलबा लेकर आती है, अवसाद। और उस अवसाद को नीचे लाकर वो मैदान में या खाली नीचे जो गड्ढे हैं या कोई असमतल भूभाग है उस पर हिमानी का मलबा जमा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, हिमानी द्वारा लाए गए मलबे को हम मोरेंस कहते हैं, हिमोड़। ठीक है ना, हिमोड़। तो इसको हम कहेंगे हिमोड़ द्वारा निर्मित मैदान। तो हिमानी जो है जब कभी किसी पर्वत से नीचे उतरेगी तो अपने साथ हिमोड़ लेके आती है और उस हिमोड़ को वह अपने निचले क्षेत्रों में जमा कर देती है। तो हिमानी के द्वारा इस तरह से निचले क्षेत्रों में लगातार जमाव से एक मैदान का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है हिमानीकृत मैदान, हिमानी धौत मैदान या हिमानी के हिमोड़ द्वारा निर्मित मैदान। ग्लेशियल डिपॉजिट कहते हैं इसको। ठीक है ना, ग्लेशियल डिपॉजिट यानी हिमानी द्वारा जमा किया गया अवसाद। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये देखिए, हवाई का खिला हुआ सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? हवाई द्वीप है, आपको मानचित्र पता होगा। तो हवाई द्वीप का जो माउंट किलायू, इसका पूरा नाम क्या है? माउंट किलायू। और ध्यान रखिएगा, ये इस समय का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे
सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलायू। अब ये पूछ रहे हैं कि वो किस प्लेट सीमा पर स्थित है। दरअसल बहुत पहले न्यूज थी भी, आज से कई साल पहले ये माउंट किलायू का उद्गार हुआ था। और ये जो है मेंटल प्लूम यानी भूप्रवार पिक्षक जिसको कहा जाता है, मेंटल प्लूम के ऊपर स्थित है, ये वहां से निकल रहा है। मेंटल प्लूम क्या होता है? दरअसल इसको हम मेंटल प्लूम और इसी को हम ध्यान रखिएगा मैग्मा प्लूम भी कहते हैं। मैग्मा प्लूम क्यों कहते हैं मैग्मा प्लूम? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम क्रस्ट से नीचे जाते हैं पृथ्वी की गहराई में, तो उसके नीचे रेडियो एक्टिव पदार्थों की एक लेयर मिलती है। उसी लेयर में तापमान बढ़ने की वजह से ज्वालामुखी उद्गार के लिए वहां पर लावा निरंतर बनता रहता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर लगातार बढ़ता है। तो याद रखिएगा कि जहां पर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर गर्म संवहनीय धाराएं चला करती हैं। तो गर्म संवहनीय धाराएं जब यहां पर चलती हैं, तो जैसे ये एरिया है और ये एरिया है, गर्म संवहनीय धाराएं जब यहां से चलती हैं तो देखिए ये कुछ इस तरह से ऐसे, और यहां से ये ऊपर उठेंगी। क्यों ऊपर उठेंगी? क्योंकि उनको पता है कि यहां पर चट्टान में दरार है और हम इससे बाहर जा सकते हैं। ये देख रहे हैं ना, इस तरह से ये ऊपर उठेंगे। तो इसी के साथ साथ गर्म संवहनीय धाराएं हैं ना, तो कभी कभी इसी के साथ क्या होता है, जब लावा यहां पर बहुत ज्यादा हो जाता है, यहां पर मैग्मा, तो इन गर्म संवहनीय धाराओं के साथ कभी कभी मैग्मा भी ऊपर उठने लगता है। और जब मैग्मा ऊपर उठने लगता है तो उसकी संरचना कुछ ऐसे हो जाती है, कुछ इस तरह की, ऐसे। ये आप देख रहे हैं ना, ये इसी को कहा जाता है मेंटल प्लूम। मेंटल प्लूम। ठीक है। अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं, अब इसके ऊपर यहां पर ज्वालामुखी उद्गार होगा, तो हवाई द्वीप जो है वो यहीं पर है, यानी मेंटल प्लूम के ठीक ऊपर है। ये मैग्मा यहां से निकलेगा इस तरह से, धरातल को तोड़ के। दरार है धरातल में, कमजोर धरातल है, ये मैग्मा निकल रहा है। तो इसके नीचे की जो आप स्थिति देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये जहां पर कि मैग्मा जो है ये तेजी से गर्म संवहनीय धाराओं के साथ ये ऊपर उठ रहा है, तो इसको तो मेंटल प्लूम कहेंगे। प्लूम का मतलब होता है एक स्तंभ के रूप में मैग्मा का ऊपर उठना या ऊपर चढ़ना, दैट इज मेंटल प्लूम। और यहां से जब मैग्मा बाहर निकलेगा तो नई भूक्रस्ट का निर्माण होगा। हवाई द्वीप इसी के ऊपर है, तो ये मेंटल प्लूम इसका सही उत्तर होगा। रही बात महासागरी प्लेट का अभिसरण और अभिसारी प्लेट सीमा, अपसारी प्लेट सीमा, तो ध्यान रखेंगे कि जब कभी हम अभिसरण की बात करेंगे, कन्वर्जेंस, यानी जब हम अभिसारी प्लेट सीमा की बात करते हैं, तो इसको हम एक और नाम देते हैं विनाशात्मक। विनाशात्मक प्लेट किनारा। और ये जो अपसारी है ना, इसको कहा जाता है रचनात्मक किनारा। ठीक है।
अब जैसे अभिसारी प्लेट सीमा है, तो अभिसारी प्लेट सीमा में हम एक एग्जाम्पल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी प्लेट तथा पैसिफिक प्लेट का दे सकते हैं। जैसे उत्तर अमेरिकी प्लेट और पैसिफिक प्लेट दोनों आमने सामने आ रही हैं, उनका अभिसरण हो रहा है। ठीक, पैसिफिक प्लेट नीचे जा रही है और उत्तर अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी प्लेट ऊपर चढ़ रही है। और इसी वजह से ध्यान रखिएगा कि वहां पर उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ है और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत का। यानी अगर कहीं पर अभिसारी प्लेट सीमा का निर्धारण होगा या अभिसारी प्लेट सीमा है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर बलित पर्वत बनेंगे। ठीक, बलित पर्वत का निर्माण होगा। अब बात आती है कि महासागर, ये अपसारी प्लेट सीमा कहां पर है, तो इसका भी उदाहरण आपको जितने भी महासागर हैं उन सभी महासागरों की तली पर मिल जाएगी। आप याद कीजिए, जैसे मध्य अटलांटिक कटक, अटलांटिक महासागर की दोनों प्लेट जो हैं सागर की तली पर एक दूसरे से दूर जा रही हैं, नीचे का मैग्मा ऊपर निकल रहा है, कटक का निर्माण हो रहा है। हिंद महासागर पर भी ऐसा ही हो रहा है, प्रशांत महासागर में भी ऐसे ही हो रहा है। यानी अपसारी प्लेट सीमा, जिसको हम रचनात्मक किनारा कहते हैं, इसके साथ क्या बनेगा, इसके साथ बनते हैं कटक। कटक को इंग्लिश में कहते हैं रिज। एक साथ अकेला कटक बनेगा या दो कटक बनेंगे, तो बताना होगा एक साथ दो कटक बनते हैं, एक साथ दो कटक बनते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अभिसारी प्लेट सीमा का एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। भारतीय प्लेट और तिब्बत की प्लेट दोनों का अभिसरण हुआ। भारतीय प्लेट नीचे चली गई, तिब्बत की प्लेट उसके ऊपर चढ़ गई, अभिसरण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है, बलित पर्वत है। तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका वहां पर, और पैसिफिक प्लेट का अभिसरण हुआ। भारतीय प्लेट और तिब्बत की प्लेट का अभिसरण हुआ, तो वहां पर बलित पर्वत बने। अपसारी प्लेट सीमा के सहारे क्या हो रहा है, कटक का निर्माण हो रहा है। ठीक, नई भूपृष्ठ का निर्माण होता है इसमें, नई भूपृष्ठ का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, महासागरीय प्लेट अगर अभिसारी सीमा है तो क्या होगा। बहुत बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि दो महासागरीय प्लेट एक साथ नहीं आ सकती हैं। आ सकती हैं भाई। दरअसल दोनों जब महासागरीय प्लेट होंगी तो दोनों का घनत्व तो एक जैसा नहीं ना होगा। एक का घनत्व तो ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, दूसरा का घनत्व तो कम होगा। जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो नीचे बैठ जाएगी, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी वही चीज होगी, गर्तों का विकास हो सकता है। यहां पर जब महासागरीय प्लेट होंगी तो चूंकि दोनों महासागरीय प्लेट हैं, ज्यादा भारी जो है वो ज्यादा नीचे चली गई और अपेक्षाकृत जो हल्की प्लेट है वो ऊपर रह गई, तो यहां पर क्या होगा, गर्त का विकास होगा, गर्त का विकास। एक चीज और आपको बताना होगा, हालांकि मैंने यहां पर गर्त का विकास जरूर लिख दिया है, लेकिन कभी भी जब दो प्लेटों का अभिसरण सागर में हो रहा है तो वहां पर गर्त का विकास निश्चित रूप से होगा। ठीक है ना, दो प्लेट का अभिसरण, कन्वर्जेंस, जैसे यहां पर अभिसरण की बात हो रही है ना यहां पर, तो अगर यहां पर अभिसरण हो रहा है दो प्लेटों का, तो निश्चित रूप से क्या होगा, वहां पर गर्त का विकास होगा। लेकिन सागर की बात है। लेकिन जैसे भारतीय प्लेट और तिब्बत की प्लेट का अभिसरण हुआ तो स्थल पर तो गर्त बनेगा नहीं, जब भी गर्त बनेगा सागर में बनेगा। तो यदि ध्यान, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा कि यदि दो प्लेटों का अभिसरण सागर में हो रहा है
तब वहां पर बलित पर्वतीय संरचना के साथ साथ वहां पर गर्तों का भी विकास होगा। ठीक है, तो ये चीज यहां से। इसके बाद देखिए, ये है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वतीकरण से संबंधित है। तो ये संबंधित है हर्सिनियन पर्वतीकरण से। अब हम आपको कुछ चीजें बताते हैं यहां से। जैसे पर्वतीकरण में यही चार माने ही जाते हैं, प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। ये चार पर्वतीकरण, ये चार कह लीजिए कि भूगर्भिक इतिहास में ये चार समय या टाइम पीरियड ऐसे हैं जिसमें माना जाता है कि 4 बार पर्वतों का तीव्रता के साथ विकास हुआ है। ठीक है, लगभग ये जो पूर्व कैम्ब्रियन काल है, इसका जो टाइम पीरियड रहा वो लगभग 4 अरब वर्ष तक रहा। 4 अरब वर्ष तक काल रहा। यानी पूरी पृथ्वी पर जो सबसे पहला पर्वतीकरण होता है वो होता है प्री कैम्ब्रियन या पूर्व कैम्ब्रियन काल में। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब ये इतना प्राचीन है कि इसके बारे में कुछ भी कह पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार की जो चट्टानें रही होंगी प्री कैम्ब्रियन युग की, वो या तो वो रूपांतरित हो गई होंगी या अति रूपांतरित हो गई होंगी। यानी उनके मूल स्वरूप का पता कर पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक, और अगर मान लीजिए कहीं पर वो हैं भी तो वो अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में या अवशिष्ट चट्टानों के रूप में हैं। क्योंकि ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई चट्टान क्रम या पर्वत क्रम निर्मित होता है तो अपरदनकारी शक्तियां तुरंत उसके अपरदन और काट छांट में लग जाती हैं। तो धीरे धीरे उसका अपरदन शायद इतना ज्यादा हो चुका है कि हम उसको पहचान भी नहीं सकते हैं। ये बहुत प्राचीन घटनाएं हैं। इसके बाद 430 से 380 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी 430 से 380 मिलियन वर्ष पूर्व जो पर्वतीकरण होता है दैट इज कैलिडोनियन पर्वतीय क्रम। अब जैसे कैलिडोनिया के समय में आपके देश में अरावली का निर्माण हुआ, महादेव पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, अपलेशियन पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है इस समय में कैलिडोनियन हलचलों में। तो इसको भी कभी पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि अरावली और अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत। इसका मतलब आप लोग एक चीज और ध्यान रखिए कि अरावली और अपलेशियन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये समकालीन है। और एक चीज और आपको बताना पड़ेगा कि ये जो अरावली श्रेणी है या अपलेशियन पर्वत श्रेणी, अगर आप उसको गहराई से जब पढ़ेंगे तो आपको यह बताया जाता है ना कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है यह एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है जिसका ज्यादातर हिस्सा अपरदित हो चुका है। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि 430 से 380 मिलियन वर्ष पूर्व जो कैलिडोनियन हलचलों से अरावली पर्वत या अपलेशियन पर्वत का निर्माण हुआ, इनके ही मूल स्वरूप को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप जरा कल्पना कीजिए कि उनसे कई मिलियन वर्ष पहले पूर्व कैम्ब्रियन युग में जो चट्टानें या जो पर्वत बने होंगे उनके बारे में हम कैसे उसका हम पता कर सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है ये, ठीक है ना। तो अभी भी जो पूरी पृथ्वी पर जिस पर्वतीकरण के साक्ष्य मिलते हैं वो होता है कैलिडोनियन हलचल। हर्सिनियन पर्वत की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 340 से 250
225 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा। तो पहला क्रम, दूसरा और ये तीसरा हर्षिनियन क्रम। 340 से 225 मिलियन वर्ष पहले। अब ये जो हर्षिनियन पर्वत क्रम है ना, इसमें हम दो पर्वतों के एग्जाम्पल आपको देते हैं। यूरोप में ही दोनों हैं, एक वास्चेस पर्वत है और दूसरा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। दोनों समकालीन हैं। और याद रखिएगा कि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के किसी जमाने में आपस में टकराने की वजह से इन पर्वतों का निर्माण हुआ था। ठीक है, यानी इस टाइम क्या बना, इस टाइम बना वास्जेस पर्वत, इस टाइम बना ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ध्यान रखिएगा, ये जर्मनी में है और वहीं से डेन्यूब नदी निकलती है, ये भी याद रखिएगा। रही बात अल्पाइन की, तो लगभग माना जाता है कि अल्पाइन जो पर्वतीय हलचल है ये लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, और बहुत आसानी से आप इसमें बता सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें मिले जाते हैं रॉकी, एंडीज, इसमें मिल जाते हैं हिमालय। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि क्यों हिमालय को सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कही जाती है। ठीक है, उसके पीछे रीजन यही है। और उसमें भी याद रखिएगा, हिमालय की जो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है वो क्या है, वो है शिवालिक श्रेणी, जो हम इंडिया में आएंगे तो चर्चा करेंगे आपसे। तो इन पर्वतों का ये क्रम आप याद रखिएगा, ये सबसे प्राचीन, उससे कम प्राचीन, उससे कम प्राचीन, सबसे कम प्राचीन। ठीक है, ये देखिए निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन सा विवर्तनिक बलों के कारण निर्मित होता है। विवर्तनिक बलों से, तो बहुत आसान है इसको बताना। विवर्तनिक बलों से कौन बनती है, रिफ्ट घाटी। ठीक है ना, रिफ्ट वैली कहते हैं इसको। आप याद कीजिए अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, याद कीजिए उसी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी के सहारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट वर्तमान समय में दो भागों में टूट रहा है। इसलिए कहा जा रहा है ना कि अफ्रीका का आगे चल के कुछ हजार वर्षों में दो भाग में टूट जाएगा। और इसके साक्ष्य भी हैं, केन्या में, युगांडा में, जिम्बाब्वे में। जब आप वहां पर देखने जाएंगे तो वहां पर जो वहां के जो सड़क निर्माण विभाग वाले हैं, हर 2-4 महीने पर वो सड़क बनाते हैं, लेकिन पता लगा फिर सड़क में दरार बन जाती है। सड़क बनाएंगे फिर दरार बन जाती है। क्यों दरार बन जा रही है, क्योंकि वो दरार ऐसे नहीं कि अचानक दरार बनी है, क्योंकि उसी भ्रंश घाटी के सहारे भूगर्भिक हलचलों के कारण, भूगर्भिक हलचल का मतलब प्लेट टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण अफ्रीका कॉन्टिनेंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो रिफ्ट घाटी वहां पर पहले से भ्रंश घाटी है वहां पर। और याद रखिएगा कि अफ्रीका में जो बहुत ढेर सारी झीलें हैं, एडवर्ड झील, ताना झील, विक्टोरिया झील, ठीक है ना, बहुत सारी झीलें हैं उत्तर से दक्षिण तक। और ज्यादातर झीलें जो हैं वो भ्रंश घाटी पर, उसी भ्रंश रेखा पर हैं। तो एक प्रश्न, बड़ा व्यवहारिक प्रश्न बनेगा कि अफ्रीका की उन झीलों का क्या होगा जब अफ्रीका दो भागों में टूट जाएगा। कुछ होगा नहीं, झीलों का जो जल है उस सागर में मिक्स हो जाएगा, झीलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और अफ्रीका कॉन्टिनेंट दो भाग में टूट जाएगा। उनके टूटे हुए भाग में सागर का जल भर जाएगा, तो दो स्थल खंड निर्मित होंगे और एक नवीन महासागर का विकास हो जाएगा। तो रिफ्ट घाटी ये है। भारत में भी इस तरह की बहुत सारी रिफ्ट घाटियां मिलेंगी। दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सब रिफ्ट घाटी में ही बहती हैं। और रिफ्ट घाटी का निर्माण किससे हो रहा है, प्लेट विवर्तनिक बलों से। अंधी घाटी,
इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है भूमिगत जल से। भूमिगत जल से चूना युक्त प्रदेशों में। ठीक है। यू आकार की घाटी, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। यू आकार की घाटी जब भी बनेगी किससे बनेगी? हिमानी से। हिमानी द्वारा निर्मित होती है। वी आकार की घाटी कब जब भी बनेगी? नदी द्वारा निर्मित होगी। नदी द्वारा पर्वतीय अवस्था पर्वतीय अवस्था में निर्मित होती है। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप लोग। और ये क्या है? रिफ्ट घाटी। ये प्लेट टेक्टोनिक फोर्स की वजह से हो रही है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। जैसे इसी के कारण अफ्रीका महाद्वीप दो भागों में विभक्त हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बृहद संचलन का तीव्र प्रकार नहीं है? बहुत आसान है। इसका जो सही उत्तर है मृदा सर्पण। किसी बहुत आसानी से समझ लीजिए कि जैसे कोई चट्टान है, बड़ी ऊंचाई से गिर रही है, तो चट्टान धीरे धीरे गिरेगी कि तेजी से गिरेगी? तेजी से गिरेगी। यानी सेल का गिरना बहुत तीव्र गति से है। और ये बृहद संचलन की बात कर रहे हैं। बृहद संचलन यानी गति भी तीव्र होगी और बड़ा एरिया। ठीक है ना? तो यानी गति गति व क्षेत्रफल दोनों की बात यहां पर की जा रही है। तो सेल गिरेगी तो बहुत बड़ी एरिया की सेल थोड़ी नीचे आएगी। 10 20 50 मीटर ज्यादा से ज्यादा, बहुत तेजी से नीचे आ गई। ये पंख प्रवाह। पंख प्रवाह का मतलब बहता हुआ जल है कहीं पर, उसके साथ कीचड़ बह रहा है। कीचड़ मतलब बहुत पतला सा, पंख प्रवाह कहते हैं इसको। सेल परत अवपतन, यानी सेल की परतें जो हैं वो एक के बाद एक धीरे धीरे वो अपर्दित होती रहती हैं। एक परत निकल गई, दूसरी परत निकल गई, तीसरी परत निकल गई। इसको कहा जाता है परतदार अपर्दन। कुछ लोग इसको प्याज अपर्दन बोलते हैं, एक ही बात है। शीट इरोजन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। मृदा सर्पण में क्या होता है? मृदा सर्पण में जल का, सॉलिफ्लक्शन कहते हैं, जल का योगदान होता है। और जल के योगदान से विस्तृत भू सतह नीचे की तरफ या ढाल के अनुसार आगे बढ़ती है। दैट इज सॉलिफ्लक्शन, मृदा सर्पण। तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि जल के सहयोग से बृहद भूभाग गतिशील होता है। ये होता है मृदा सर्पण।
शैल परत अवपतन, इसको कहा जाता है परतदार अपर्दन। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पंक प्रवाह, कीचड़ युक्त जल का धारा के रूप में प्रवाह। और शैल का गिरना आप कह सकते हैं जैसे भूस्खलन, ठीक है। ये हो गया, आगे चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अनाच्छादन अपक्षय, द्रव्यमान क्षय और अपर्दन को सम्मिलित करता है, बिल्कुल सही है। भौतिक अपक्षय और यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया केवल मापनीय स्केल पर भिन्न होती है। पहली बात, भौतिक अपक्षय और यांत्रिक अपक्षय एक ही है, ठीक। अभी मैं इसको, यानी ये गलत है। तीसरा, शुष्क जलवायु में लवण क्रिस्टल वृद्धि और अपक्षय बालुका पत्थर के भृगु के आधारों के समीप विशिष्ट गर्तों के निर्माण की ओर अग्रसर होता है। और अपशल्कन तब घटित होता है जब तापमान परिवर्तन के कारण भिन्न दरों पर खनिजों का विस्तारण और संकुचन। इसमें ये सही है और ये सही है, यानी इसका ये 1 और 3, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहां पर आप इसको ध्यान रखिएगा, अपक्षय, भौतिक अपक्षय और यांत्रिक अपक्षय ये एक ही है। यहां पर दोनों एक ही हैं। और यहां पर क्या होता है, इन्होंने कहा ना खनिजों का विस्तारण और संकुचन होता है, खनिजों का नहीं होता है, चट्टान का विस्तारण और संकुचन होता है। चट्टान चट्टान विस्तृत व संकुचित होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी ये गलत है और ये गलत है, ठीक है। देखिए प्रश्न है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो इसमें ईरान, मैक्सिको सिटी, सैन फ्रांसिस्को और जावा, और दूसरी सूची में छेपड़ मंडल, रूपांतर सीमांत, अंतः सागरीय छेपड़ और अंधभ्रंश। तो इसमें ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। ऑप्शन देखिए क्या है, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा यहां पर। ये देखिए, अब इसमें देखिए ईरान क्या है, अंधभ्रंश। अंधभ्रंश का मतलब काफी गहरा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अंधभ्रंश, इसमें कई भ्रंश घाटियां जब एक जगह आकर मिलती हैं तो उस स्थान को एक नाम दिया जाता है, दैट इज ग्राबेन। हमने आपको बीच बीच में एक लड्डू है, लड्डू को आप जमीन पे पटक दीजिए, तो जहां पर
पटकेंगे आप उस जगह पर लड्डू चिपटा हो जाएगा और उसके किनारे किनारे दरार बन जाएगी। यानी इसका मतलब जहां पर कोई कई भ्रंश घाटियां या कई दरारें मिलती हैं वो भाग काफी गहरा होता है और दरारें होंगी, कई दरारें होंगी, तो उसी को कहा जाता है अंधभ्रंश। यानी वहां पर एक साथ कई भ्रंश, और एक साथ कई भ्रंश अगर कहीं मिल रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? ग्राबेन। भारत में ऐसा कोई एग्जाम्पल है? जी हाँ, बिल्कुल है। भारत में खंभात की खाड़ी उसका एग्जाम्पल ही तो है ग्राबेन का, जहां पर एक से अधिक भ्रंश घाटियां आपस में मिल रही हैं। ठीक है। ऐसे ही मैक्सिको सिटी, ये क्या है? क्षेपण मंडल। क्षेपण मंडल का मतलब यह है कि जो प्लेट का वह भाग जो भूगर्भ में क्षेपित हो रहा है, या इसको ऐसे लिख लीजिएगा, प्लेट का वह भाग जो क्षेपित हो रहा है। क्षेपित होने का मतलब सबडक्ट होना, यानी प्लेट का वह भाग जो नीचे सबडक्ट हो रहा है, दैट इज क्षेपित मंडल। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को रूपांतर सीमांत। रूपांतर का मतलब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं, इसको कहा जाएगा यहां पर कौन सा प्लेट रूपांतर है ना, यहां पर संरक्षी प्लेट सीमा होगी, और जब संरक्षी प्लेट सीमा होगी तो उसका मतलब होता है कि दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं, और जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर चलेंगी तो वहां पर क्या बनेगा? वहां पर बनता है रूपांतर भ्रंश, जैसे सैन एंड्रियास का भ्रंश। ये वही बात कर रहे हैं। ठीक है। संरक्षी प्लेट से रूपांतर भ्रंश बनता है। रूपांतर भ्रंश निर्मित होता है। ठीक है। जैसे सैन एड्रियास का भ्रंश, समझ में आ गया होगा। और जावा क्या है? अंतः सागरीय क्षेपण। अंतः सागरीय क्षेपण का मतलब क्या है कि दो महासागरीय प्लेट हो सकती हैं, उसमें से एक प्लेट नीचे जा रही होगी और एक प्लेट उसके ऊपर चढ़ रही होगी। तो सागर के नीचे जब प्लेट इस तरह से सबडक्ट हो रही है, अंतः क्षेपित हो रही है, तो उसको कहा जाता है अंतः सागरीय क्षेपण। ठीक है। आपको याद होगा सबमरीन कैनियन बनती हैं, सागर के अंदर गहरी गहरी कैनियन बनती है। कैनियन मतलब वी आकार की घाटियां भी कहीं कहीं बन जाती हैं। उसके पीछे रीजन वही होता है कि कभी भी पूछा जाए कि सबमरीन कैनियन कहाँ बनेगी, तो सबमरीन कैनियन वहीं बनेगी जहां पर सागर की तली पर दो प्लेट आमने सामने आ रही हों, और दोनों प्लेट आमने सामने आने की वजह से भारी प्लेट नीचे चली जाएगी और हल्की प्लेट यानी भारी महासागरीय प्लेट नीचे चली गई और हल्की महासागरीय प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाएगी, और उससे वहां पर सबमरीन कैनियन का निर्माण होगा। सागरीय कंदरा बोलते हैं इसको। ठीक है ना। इससे क्या होगा? सागरीय कंदरा का विकास होता है। सागरीय कंदरा का विकास होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शर्क भूआकृति किस श्रेणी में आती है? तो शर्क भूआकृति जो है ये तृतीय श्रेणी में आएगी। फर्स्ट ऑर्डर, रिलीफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। महाद्वीप महासागर फर्स्ट ऑर्डर होंगे, पर्वत पठार मैदान द्वितीय श्रेणी के, और उस द्वितीय श्रेणी पर जो स्थलाकृति बनती है उसको हम तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। यानी प्रथम श्रेणी, इसमें क्या क्या आएगा? महाद्वीप महासागर,
महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी, इसमें पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है, तृतीय श्रेणी, इसका मतलब क्या है कि ये द्वितीय श्रेणी के ऊपर डेवलप होते हैं। ये द्वितीय श्रेणी के ऊपर विकसित होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। देखिए प्रश्न क्या है, पेनी प्लेन शब्द क्या दर्शाता है? पेनी प्लेन शब्द किसी नदी चक्र की वृद्धावस्था में निर्मित समतल सतह, बिल्कुल सही है। पवन अपर्दन से निर्मित समतल सतह, गलत है ये। समुद्री अपर्दन से निर्मित समतल सतह, ये भी गलत है। बाढ़कृत मैदान के मिलने से निर्मित समतल सतह, ये भी गलत है। अपर्दन की अंतिम उत्पाद से निर्मित समतल सतह, ये सही है। ऑप्शन देख लीजिए, ये 1 और 5, यही सही है। इसमें पेनी प्लेन में दो लोगों को आप जानते हैं, एक तो डेविस और दूसरा पेंक। विलियम मॉरिस डेविस और पेंक। पवन अपर्दन से जो निर्मित मैदान होता है ना, उसको हम पेनी प्लेन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि चाहे विलियम मॉरिस डेविस रहे हों और चाहे वाल्टर पेंक रहे हों, दोनों लोगों ने जो अपर्दन चक्र समझाया है वह जलीय अपर्दन चक्र के बारे में समझाया है, नदी अपर्दन चक्र के बारे में समझाया है। इसलिए जब भी एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा वो जलीय या नदी अपर्दन चक्र के बारे में बात होगी। पवन के द्वारा निर्मित मैदान जो होता है वो पवन अपर्दन से निर्मित समतल सतह बनती है, लेकिन वो पवनकृत मैदान कहा जाएगा। पवनकृत मैदान। ऐसे देखिए, समुद्री अपर्दन से निर्मित समतल सतह को कहा जाएगा सागरीय अपर्दनकृत कृत मैदान। ठीक है, और बाढ़कृत मैदान के मिलने से निर्मित सतह, ये बाढ़ मैदान। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे, पहला और पांचवा ऑप्शन इसका सही होगा। इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित किस समूह की स्थलाकृति का निर्माण अपर्दन के कारण होता है? तो इसमें प्लाया, पहला ऑप्शन है प्लाया शिखरिका, जलज गर्तिका, उसको रैपिड्स कहते हैं। ऑप्शन बी है एराटे, केम, लेविस। ऑप्शन सी ड्रेमलिन, फियोर्ड, तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म। ऑप्शन डी ड्रिप स्टोन, वेलियन रंध्र, यू आकार की घाटी। अब इसको अगर हम अपर्दन के कारण अगर निर्मित होने की बात करेंगे तो इसमें यह है प्लाया शिखरिका, जलगर्तिका, ये हो गया। अरेत बोलते हैं इसको, एराटे नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? अरेत। इसको कहते हैं अरेत।
ठीक है। और अरेत को हम तीक्ष्ण कटक भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका? या तीक्ष्ण कटक। एरेट कब बनेगा, ध्यान रखेंगे। ये जो अरेत होता है इसका निर्माण तब होता है जब किसी पर्वत पर दोनों ढाल पर, इस तरफ भी और इस तरफ भी सर्क का निर्माण हो। यानी किसी पर्वत पर ढाल के दोनों तरफ अगर सर्क का विकास होता है तो उसको कहा जाता है अरेत या तीक्ष्ण कटक। केम क्या होता है? केम होता है जब कभी हिमानी नीचे उतर रही है, ये हिमानी से बनते हैं, ये भी हिमानी से बन रहा है, ये भी हिमानी से बन रहा है, केम भी। तो होता क्या है कि हिमानी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा वो कहीं से तेजी से सरकता हुआ जमीन पर आ गया, तो उसके साथ बालू, मिट्टी, बजरी, रेत के कण भी तो होंगे ना उसके साथ। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो जल है वो घुल कर पिघल कर बह जाता है, लेकिन उसके अंदर या उसकी सतह के साथ जो घसीट कर लाया गया अवसाद है, बालू, मिट्टी, बजरी, रेत के कण, वो वहीं पर एक छोटे से टीले के रूप में रुका रह जाता है। दैट इज केम, उसी को केम कहेंगे। लेविस होता है, लेपीज बोलते हैं, लेविस, लेपीज है ये अंडरग्राउंड वाटर से बनेगा, लेविस। और एक लेविस होता है नदी के द्वारा बनता है। लेविस का मतलब जो उसके नदी के किनारे किनारे जो अपर्दन से निर्मित होते हैं वो लेविस होता है। लेकिन अगर ये मिस प्रिंट है और इसको आप लेपीज मान लेंगे तो लेपीज का निर्माण फिर अंडरग्राउंड वाटर से होता है, अपर्दन के द्वारा। वहां पर वर्षा हुई और जो चूनायुक्त चट्टान थी उसका अपर्दन हो गया। अपर्दन के बाद पूरी की पूरी चट्टान सतह जो थी वो कटीली हो गई, कांटे जैसी। गीली है तब तो आप वहां पर बेखौफ चल सकते हैं, लेकिन अगर सूख गई तो उस कांटे जैसी संरचना पर पैदल चलना बड़ा मुश्किल होता है। दैट इज लेपीज। ड्रमलिन, हिमानी के निक्षेप से ड्रमलिन निर्मित होता है, उल्टी नाव के आकार का। सागर के तटवर्ती भाग में फियोर्ड तट होते हैं, जहां पर तट होता है, तट के बाद गहरा सागर, फिर गहरे सागर के बाद सागर का चौखटा और उसके बाद फिर गहरा सागर, दैट इज फियोर्ड। सागरीय तट पर सागरीय लहरों के द्वारा अपर्दन से निर्मित जो मैदान बनाया जाता है उसको कहा जाता है तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म। सागरीय जल द्वारा ये किससे बन रहा है? नदी द्वारा। ये किससे? हिमानी द्वारा। ठीक, ये भी किससे बन रहा है? हिमानी से। ठीक है, ड्रमलिन किससे बन रही है? हिमानी से। फियोर्ड किससे बन रहा है? सागर से। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ड्रिप स्टोन किससे बन रहा है? भूमिगत जल। विलयन रंध्र किससे बन रहा है? भूमिगत जल। यू आकार की घाटी नदी द्वारा। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अधिकेंद्र पर अधिक विध्वंसात्मक होती हैं? यस तरंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पी तरंगे, ऑप्शन सी आर तरंगे या ऑप्शन डी यल तरंगे। ध्यान रखिएगा, पी तरंगे सबसे पहले आती हैं। ठीक है, इनकी गति जो है, गति सर्वाधिक
8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी गति होती है। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये जो पी तरंगे हैं ये धरातल पर नहीं चलती, ये पृथ्वी की गहराइयों में चलेंगी। यस तरंगे, इनकी गति 5 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। पी तरंग जब आ चुकी होती है तब उसके बाद यस तरंग आती है। अब रही बात यल तरंग और आर तरंग, ध्यान रखिएगा, दरअसल पी और यस की परस्पर क्रिया से आर तरंग बनती है। ठीक, पहली बात इसको मैं बता देता हूं, सही उत्तर इसका ये होगा ऑप्शन ये ऑप्शन क्या नाम डी होगा, यल तरंगे। यल तरंग ध्यान रखिएगा, इसको हम, ये क्या होता है, ये धरातल पर चलती है, धरातल पर चलती है, गति सबसे कम होती है। रही बात आर तरंगे की, इसको हम रैले तरंग कहते हैं, रैले तरंग। और ये जो है ना, पी और यस जो तरंगे होती हैं उनकी परस्पर क्रिया से चलती बनती हैं और ये लुढ़कते हुए चलती हैं। इसका निर्माण पी व यस तरंग की परस्पर क्रिया से होती है। क्रिया से होता है, ये लुढ़कते हुए चलती हैं, ये लुढ़कते हुए धरातल के पास चलती हैं। ठीक है, तो सही उत्तर तो इसका यल तरंगे हो गया, लेकिन यल तरंग अगर ऑप्शन में नहीं होती तो इसका सही उत्तर क्या होता, फिर सी तरंगे होती। ठीक है, देखिए प्रश्न है, रिया क्या है? रिया निमज्जित रिया एक तट होता है, इसके उस संबंध देखिए प्रश्न है, ऑप्शन ए निमज्जित उच्च भूमि तट, ऑप्शन बी उन्नमज्जित उच्च भूमि तट, ऑप्शन सी मध्य सिलिक तट, या ऑप्शन डी संयुक्त तट। ध्यान रखिएगा, रिया जो है एक तो ये बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे सिडनी हार्बर की मैं बात करूं, जलमग्न सतह होती है उच्च क्षेत्रों में जहां पर बर्फ होती है। फिर उसके बाद जब बर्फ पिघलती है, जैसे ये इसको आप रिया तट को ऐसे आप समझिए कि जैसे कहीं पर हिमाच्छादन हुआ है, मान लीजिए हिमयुग आ गया, हिमयुग आ गया तो सबसे पहले बर्फ कहाँ जमेगी? बर्फ जमेगी उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में जो नदियां होंगी वो जमेंगी, पूरी तरह से सब कुछ फ्रीज हो गया वहां पर। लेकिन उसके बाद जब बर्फ पिघलेगी, अंतर हिमयुग काल में मौसम जब गर्म हुआ, तो जब बर्फ पिघलेगी तो फिर क्या होगा, एक एक धारा वहां से बनेगी, और वो धारा क्या करेगी, उस बर्फीली चट्टान में अपर्दन करेगी। कैसा अपर्दन? अवनालिका अपर्दन करेगी, निम्नवर्ती अपर्दन करेगी। यानी है तो वो नदी ही, लेकिन जमी हुई नदी है, और उस जमी हुई नदी में जो
अभी जो बर्फ के पिघलने से जलधारा का निर्माण हो रहा है, वो जलधारा उस बर्फीली चट्टानी सतह को नाली के रूप में, गली इरोजन के रूप में, पतली पतली नालियों के रूप में उसका अपर्दन कर रही है। यानी यहां दूर से आप खड़े होकर देखेंगे, चूंकि समस्त भूभाग जमा हुआ है, नदी का तल ऊंचा इसलिए होगा क्योंकि जमने के बाद जल का आयतन बढ़ जाता है। तो उन्नमज्जित, देख रहे ना, निमज्जित उच्च भूमि है वो, तो उच्च भूमि है और उस उच्च भूमि में पतले पतले नालियों के रूप में, पतले पतले मार्गों के रूप में जल का प्रवाह हो रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा निमज्जित उच्च भूमि तट। ठीक है, जैसे हम सिडनी हार्बर की बात कर सकते हैं, सिडनी हार्बर के आसपास इस तरह की चीजें देखी जाती हैं। उन्नमज्जित उच्च भूमि तट क्या हो सकता है? उन्नमज्जन का मतलब होता है नीचे से ऊपर उठना, उन्नमज्जन। ठीक है ना। संयुक्त तट और मध्यशिलिक तट, ये शब्दावलियां अलग हैं। संयुक्त तट का मतलब हम आपको, मध्यशिलिक तट तो नहीं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। संयुक्त तट का मतलब यह होता है कि जैसे कोई सागर का तट है और सागर के तट से जैसे हम आगे जा रहे हैं तो वहां पर जलीय भाग होगा, तो स्थल और जल जहां पर मिल रहे हैं उसको कहा जाता है संयुक्त तट। ठीक है ना। तो स्थल व जल का मिलन होता है उन्नमज्जित उच्च भूमि। ऊपर उठ रही या ऊपर उठ रहा तल, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ऊपर उठ रहा तल। ठीक है। लेकिन जब हम रिया तट की बात करेंगे, रिया क्या है, तो ये निमज्जित उच्च भूमि तट होता है। अब प्रश्न उठता है कि उच्च भूमि क्यों है? निमज्जित तो हो गया है, क्योंकि भाई कोई जो नदी होगी वो लगातार नीचे की तरफ ही तो अपर्दन करेगी ना। लेकिन फिर यहां पर उच्च भूमि क्यों लिखा गया? क्योंकि जमने के बाद जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। देखिए, हवा की दिशा के समकोण पर या हवा की दिशा के समकोण की ओर उन्मुख दीर्घित रिज के रूप में निर्मित बालू टिब्बों को कहा जाता है। हवा की दिशा के समकोण पर जो भी बालू के टिब्बे या बालू का स्तूप कहते हैं इसको, ये बनेंगे, तो इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ ड्यून्स या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। रही बात बरकान, क्या है बरकान? इसको नहीं, इसको सही कर लीजिएगा, इसको कहा जाता है बरखान। अर्धचंद्राकार स्तूप को बरखान कहते हैं। ठीक है। सीफ, जब कभी पवन की दिशा के समानांतर अगर बालू का स्तूप बन रहे होंगे तो उसको हम सीफ भी कहते हैं, सीफ या पवनानुवर्ती। ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा कि ये स्तूप पवन की दिशा के समानांतर निर्मित होते हैं। ठीक है ना, सीफ। और याद रखिएगा कि इसी सीफ जो बालू का स्तूप है, इन्हीं को हम पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहते हैं। स्टार ड्यून्स यानी ऐसे बालू का स्तूप जिनका आकार तारे जैसा हो। ठीक है ना,
इनका आकार तारा जैसा होता है। और सहारा में, अरब के रेगिस्तान में, भारत के रेगिस्तान में, ये हर जगह मिलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी भूआकृति निर्माण रीत के आधार पर दूसरों से भिन्न है? अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे ड्रिप स्टोन जो है, रैपिड्स, एस्कारपमेंट, क्वेस्टा और ड्रिप स्टोन, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ड्रिप स्टोन। ड्रिप स्टोन किससे बन रहा है? ये बन रहा है भूमिगत जल से। भूमिगत जल से। रैपिड्स किससे बन रहे हैं? ये बन रहा है नदी से, नदी अपर्दन से। क्वेस्टा किससे बन रहा है? लावा के प्रवेश से। ठीक है। और एस्कारपमेंट किससे? तो एस्कारपमेंट का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी की पपड़ी जब टूटती है तो वहां पर खड़ा ढाल कभी कभी मिलता है, दैट इज एस्कारपमेंट। तो पृथ्वी की पपड़ी टूटने से निर्मित खड़ा ढाल। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 में मोरेंस, गाद, लोएस, ड्रिप स्टोन। सूची 2 में पवन, हिमनद, भौमकीय जलस्तर या भौमजल या नदी। मोरेंस का संबंध किससे होगा? हिमानी से। लोएस का संबंध होगा पवन से। ड्रिप स्टोन का संबंध होगा भौमकीय जल से। और गाद का संपर्क होगा नदी से। अब मिला लीजिए उत्तर इसका, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ऑप्शन ए। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। इसमें कुछ करना नहीं है। हिमानी के द्वारा जो परिवहन किया जाता है मलबे का, जिसको हम हिमोड़ कहते हैं, ठीक, उसको हम इंग्लिश में मोरेंस कहते हैं। और हिंदी में क्या कहेंगे? हिमोड़। गाद जो होता है नदी जल के साथ मिली हुई बालू, मिट्टी, बजरी, रेत के कण, उसमें सिल्ट भी एक तत्व होता है, वो उसके साथ मिला होता है। पवन जब अपने साथ मृदा के कणों को उड़ा कर ले जाता है तो उसको कहा जाता है लोयस। और ड्रिप स्टोन का मतलब क्या है कि याद कीजिए, कभी जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि भौमिकीय जल जो है, अंडरग्राउंड वाटर, जब वो कंदरा की छत से धीरे धीरे बूंद बूंद करके टपकता है, दैट इज कॉल्ड ड्रिप स्टोन। और कंदरा की छत से छोटे 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 इस तरह से आपको जल की बूंदें, असंख्य जल की बूंदें कंदरा की छत से लटकी होंगी, दैट इज आल्सो कॉल्ड ड्रिप स्टोन। उसको भी हम ड्रिप स्टोन कहेंगे। ठीक है। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। स्थलाकृति 4 दी गई है, कौन कौन सी? मोनेडनाक, अंधी घाटी, ड्रमलिन, ड्राइकनेट्स। ड्रैकेंटर इसका नाम होगा, इसको मैं सही कर देता हूं, ड्राइकेंटर, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ड्राइकेंटर। और यहां पर आच्छादन किससे है? पवन, हिमानी, नदी, भौमकीय जल। ठीक है, तो इसको हम सही करते हैं। मोनोडनाक किससे बनेगा? पहली बात अंधी घाटी, अंधी घाटी बनेगी भौमकीय जल से।
ड्रमलिन का निर्माण होगा हिमानी से, ड्रैकेंटर का निर्माण होगा पवन से, और मोनोडोनाक का निर्माण होगा नदी से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए होना चाहिए, ए का 3, बी का 4, ठीक है, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो गया। मोनोडोनाक याद कीजिए वही जो विलियम मॉरिस डेविस और वाल्टर पेंक ने बताया था कि समतल सतह का निर्माण होता है स्थलाकृतियों के अपर्दन और अपक्षय के बाद। अंधी घाटी आपको पता होना चाहिए कि जब कभी अंडरग्राउंड क्षेत्रों में या चूना युक्त प्रदेशों में क्या होता है कि जब कभी कोई सिंक से कोई नदी अचानक नीचे जा रही है तो अंतिम अवस्था में क्या होता है कि सारा का सारा मलबा जो है उस सिंक के पास जाकर इकट्ठा हो जाता है, तो सिंक जो है थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, यानी उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर चला आता है। और उस सिंक वाले एरिया से खड़े होकर जब आप पीछे देखेंगे तो आपको जो नदी की घाटी है वो थोड़ा सा नीचे दिखेगी। दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी कहते हैं इसको। ठीक है ना, इसको हम दूसरा नाम इसका क्या है? अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली कहते हैं इसको। और ड्रमलिन, आप पिछले क्वेश्चन में ड्रमलिन आया ही था, हिमानी के निक्षेप से बनता है ड्रमलिन, उल्टी नाव के आकार का। ड्राइकेंटर क्या होता है? शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में पवन की क्रियाविधि से क्या होता है ना, चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं उस पर खरोंचे पड़ जाती हैं, तो त्रिकोणाकार कंकड़ है ना, इसको एक लाइन में अगर कहा जाए तो इसको कहा जाएगा त्रिकोणाकार कंकड़। तो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में जो त्रिकोणाकार कंकड़ मिल रहे हैं उसी को कहा जाता है ड्राइकेंटर। और मान लीजिए उसके जो कंकड़ होंगे उसमें 7 से 8 फलक हो तब उसको वेंटिफैक्ट कहा जाएगा। तो ड्राइकेंटर में क्या होगा कि एक फलक नीचे होता है, 3 फलक ऊपर होता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइकेंटर। लेकिन वेंटिफैक्ट में क्या होगा कि एक फलक नीचे होगा, 7 फलक ऊपर होंगे, दैट इज कॉल्ड वेंटिफैक्ट। और दोनों कहां मिलेंगे? पवन के क्षेत्रों में। यह प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अभिकथनों को उच्चतादर्शी वक्र के संदर्भ में पढ़ें। पहला, यह अपवाह द्रोणी के क्षेत्रफल ऊंचाई के संबंध को दर्शाता है। दूसरा, एक उत्तल वक्र कन्वेक्स कर्व दर्शाता है कि अधिकांश अपवाह क्षेत्र अपेक्षाकृत निम्न ऊंचाई पर होता है। तीसरा, एक अवतल वक्र भूस्खलन, मृदा सर्पण आदि जैसी विसरित पहाड़ी ढाल प्रक्रिया की विशेषता द्वारा पहचाना जाता है। और चौथा है कि किसी अपवाह द्रोणी के लिए किसी उच्चतादर्शी वक्र के आकार की विशेषता जानने का सरल तरीका है उच्चतादर्शी समाकलक की गणना करना। इसका सही उत्तर क्या होगा? एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ये इसको हम एक फिगर से आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एरिया है और ये एरिया, नदी यहां से निकल रही है, यहां जाकर गिर रही है। अब यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहां का कोण बढ़ता जाएगा। जैसे आप देखिए, ये आप यहां पर खड़े हो जाइए तो आपको यहां से ये पता लग जाएगा कि इस एरिया में जो नदी आ रही है उसका वक्र बन कैसे रहा है। ठीक है, इस कोण को नहीं नापना है, आपको इस कोण को नापना है। ये कोण जैसे जैसे कम होता जाएगा, नदी में ढाल की मात्रा कम होती जाएगी, और ये कोण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, नदी में ढाल की मात्रा बढ़ती जाएगी। देखिए, अब जैसे जैसे नदी अपर्दन करेगी तो उसका मतलब इसका ये वाला पार्ट नीचे आएगा और ये वाला कोण धीरे धीरे कम होगा। एक समय ऐसा आएगा
कि पूरा का पूरा एरिया जो है ये समतल हो जाएगा। ठीक, तो आपको यहां पर याद ये रखना है कि आपको इस कोण को नहीं नापना है, इस कोण को नापना है। और कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब हम इस तरह के प्रश्नों को जो हम देखते हैं, या कभी भी अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि किसी भी नदी में नदी ढाल के लिए उच्चता दर्शी वक्र का अगर हमको निर्माण करना है तो हम कहां पर खड़े होकर उसका परीक्षण करेंगे, तो कभी भी आप यहां से नहीं करेंगे। आप जहां पर नदी सागर में गिर रही है, यहां पर क्या होगा, यहां पर नदी का निकास है, नदी का मुहाना आप कहेंगे इसको। तो नदी के मुहाने के पास आप खड़े होंगे, तब आपको यहां से पता चलेगा कि जैसे जैसे हम नदी के उद्गम की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उसका ढाल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, और आप यहां से खड़े हो गए तब आपको इसका अंदाजा नहीं लगेगा। तो आपको इसी कोण का पता लगाना होता, ये वाला कोण। ये वाला कोण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा नदी, इसका मतलब अगर ये कोण मान लीजिए ऐसे है और इस कोण का मान अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये जो पर्वतीय क्षेत्र है इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। लेकिन अगर इस कोण का मान धीरे धीरे घट रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि नदी ने इसका अपर्दन खूब किया है, और अपर्दन करने के बाद ये भाग धीरे 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 अपर्दित होकर अब समतल सतह के रूप में बदल रहा है। देखिए प्रश्न है, सैन एड्रियास भ्रंश निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? ऑप्शन ए बेनियाफ क्षेत्र का, ऑप्शन बी पट्टिका प्लेट का रचनात्मक मार्जिन, ऑप्शन सी पट्टिका प्लेट का विध्वंसात्मक मार्जिन, और ऑप्शन डी पट्टिका प्लेट का कंजर्वेटिव मार्जिन। इसका ये उत्तर होगा, पट्टिका प्लेट का कंजर्वेटिव मार्जिन यानी संरक्षी किनारा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सैन एड्रियास भ्रंश क्या है, यह क्या है, यह एक रूपांतर भ्रंश है। रूपांतर भ्रंश है, और रूपांतर भ्रंश कहां बनता है, संरक्षी प्लेट किनारों के सहारे। तो इसको आप ऐसे समझेंगे। बेनियाफ क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यहां पर प्लेट भूगर्भ में नीचे जाकर पिघलती है, उसी को बेनियाफ जोन कहा जाता है। ठीक है, रचनात्मक प्लेट मार्जिन, यहां प्लेट एक दूसरे से दूर हटती जाती है। ठीक है, और विध्वंसात्मक प्लेट मार्जिन, यहां प्लेटों का अभिसरण होता है। ठीक है, हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है सैन एड्रियास भ्रंश पर, कभी खाली हो तो उसको आप लोग जरूर देखिए। वो इसी प्लेट के सहारे उस पर बनाई गई है, सैन एड्रियास का भ्रंश। और ध्यान रखिएगा, ये जो सैन एड्रियास का भ्रंश है ये कहां पर है, ये कैलिफोर्निया राज्य में है। ठीक है ना, कहां पर है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएसए में है, यूएसए राज्य में है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न यहां से फिर से बन सकते हैं। ये देखिए,
निम्नलिखित में से कौन से हिमघाव प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? ऑप्शन ए अदृढ़ हिम, ऑप्शन बी पट्ट, ऑप्शन सी चोंडी हिम, ऑप्शन डी आर्द्र हिम। पट्ट ही होगा, इसमें ध्यान रखेंगे। ये एवलांस की बात की जा रही है यहां पर, हिमस्खलन, हिमस्खलन के रूप हैं ये सभी। ठीक है, अब अगर ढीले कण गिरेंगे हिमस्खलन के साथ तो किसी को कोई जान माल की क्षति नहीं होगी। पिघलती हुई हिम अगर गिर रही है जिसका बहुत ज्यादा भाग पिघल चुका है, थोड़ी बहुत मात्रा में बचा है, उससे भी कुछ जान माल की विशेष क्षति नहीं होगी। हिम जो है या जो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े हैं वो टूट चुके हैं और चोड़ के रूप में हो चुके हैं, उससे भी कोई विशेष परेशानी किसी को नहीं होगी। लेकिन जब हिम की शिलाखंड इस तरह से एक साथ, हिम नदी जिसको कहा जाता है, तो जिसमें ग्लेशियर जो होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे आप दूर से खड़े रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कठोर उसमें चट्टाने भी रहेंगी और उसमें आइस के टुकड़े भी रहेंगे और सब एक साथ ऐसे सरकते हुए नीचे सर्पिलाकार मार्ग से वो नीचे आएंगे। तो अगर इस तरह के क्षेत्रों में कभी अगर दुर्घटना होती है तो ये बड़ा विध्वंसकारी होगा, क्योंकि ये ठोस चट्टाने होती हैं, ठोस बर्फ होती है, आइस के टुकड़े होते हैं और इससे जान माल की क्षति सबसे ज्यादा होती है और इसलिए सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। देखिए, यदि किसी वलन में दोनों किनारे समानांतर होने के साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हों तो यह किस प्रकार के वलन का उदाहरण होगा? तो इसको हम कहेंगे शयान वलन। ठीक है, सममित वलन क्या होता है? दोनों भुजा का झुकाव समानांतर होगा। ठीक है, इसको कहा जाता है सममित वलन। विवृत वलन किसे कहेंगे? दोनों भुजा में बनने वाला कोण 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, समवृत्त का मतलब होता है क्लोज्ड, बंद, इसको हम बंद वलन भी कहते हैं। दोनों भुजाओं के मध्य न्यून कोण निर्मित होता है। ठीक है ना, न्यून कोण बनता है। ठीक है, और शयान का उदाहरण उन्होंने, उसका परिभाषा उन्होंने ऊपर दे ही रखी है। ये देखिए, माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेंस विश्व में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें चारों ऑप्शन मैं एक बार पढ़ देता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन ए, जावा सागर ऑप्शन बी, अंडमान सागर ऑप्शन सी या एजियन सागर ऑप्शन डी। सेंट हेलेंस जो है, ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अंडमान में यहां पर बैरन द्वीप और हाँ, ये सब पाए जाते हैं अंडमान में। एजियन सागर के थोड़ा सा जब आप पश्चिम में जाएंगे तो लिपारी द्वीप है, वहां पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी मिलता है। ठीक है जी हाँ, ये देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रिया की वजह से निम्नावलन
एक मिनट। देखिए, निम्नलिखित में से कहा गया प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से किस क्रिया की वजह से निम्नावलन पैदा होता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है भूपर्पटी विभंजन, ऑप्शन बी भूपर्पटी का मुड़ना, ऑप्शन सी निमज्जन, ऑप्शन डी उन्नमज्जन। निम्नावलन होता है किसी भी इसमें भूपर्पटी के मुड़ने से, ठीक है ना, यानी इसका सही उत्तर होगा भूपर्पटी का मुड़ना। अब इसमें क्या होगा, भूपर्पटी विभंजन जब होता है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें भ्रंश की क्रिया होती है, ठीक। इससे क्या होगा, भ्रंश का निर्माण होता है, ठीक है। निमज्जन और उन्नमज्जन आप जान ही रहे होंगे। निमज्जन का मतलब है कि जल से ऊपर उठा हुआ कोई भाग अगर वो फिर से नीचे डूब रहा है, दैट इज उसका निमज्जन हो रहा है, ठीक है। यानी इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा कि जल में ऊपर उठा भाग जल में डूब रहा होता है, जल में डूब रहा होता है, ठीक है। और उन्नमज्जन का मतलब है कि जल में डूबा है लेकिन फिर से वो पानी से बाहर निकल रहा है। यानी इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि जल में डूबा हुआ भाग जल से बाहर निकल रहा होता है या निकलता है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। दरअसल निमज्जन और उन्नमज्जन ये बार बार लोगों को बड़ा कंफ्यूज करता है। निमज्जन का मतलब होता है कि कोई भी, ये दोनों क्रियाएं जल में हो रही हैं, जल में कोई भूभाग था जो ऊपर जल से था, जैसे कोई द्वीप है वो जल से ऊपर था और वो फिर धीरे 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 डूब रहा है, इसका मतलब उस द्वीप का निमज्जन हो रहा है। जैसे विश्व के बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे एजोर्स द्वीप, सोलोमन द्वीप, स्पार्टली द्वीप, है ना, इंदिरा पॉइंट आपके देश का, ये धीरे धीरे इनका क्या है, भूगोल की दृष्टि से इनका निमज्जन हो रहा है, ये धीरे धीरे डूब रहे हैं। और उन्नमज्जन किसका हो रहा है, जैसे जिलैंडिया महाद्वीप है, जिलैंडिया महाद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है ना, तस्मानिया वाला क्षेत्र, तो वहां पर क्या हो रहा है कि उसका लगभग अभी 99.99% एरिया जो है अभी जल में डूबा हुआ है, लेकिन अगले कुछ मिलियन वर्षों के बाद धीरे धीरे क्या होगा, उसका उन्नमज्जन धीरे धीरे हो रहा है, यानी धीरे धीरे वो जो स्थल भाग है वो धीरे 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 ऊपर निकल रहा है, यानी उसका उन्नमज्जन हो रहा है। तो जल में कोई भाग डूब रहा है, दैट मीन्स उसका निमज्जन हो रहा है, और जल से कोई भूभाग बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स उसका उन्नमज्जन हो रहा है। और इस श्रृंखला की कड़ी में आज ये अंतिम प्रश्न देख लीजिए।
निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत महासागरीय या प्रशांत ज्वालामुखीय पट्टी का भाग नहीं है? ऑप्शन ए एलिशियन द्वीप समूह, इसको हम एल्यूशियन कहेंगे, एल्यूशियन। ऑप्शन बी मिंडनाओ द्वीप समूह, ऑप्शन बी मिंडनाओ द्वीप समूह, ऑप्शन सी एजोर्स द्वीप समूह और ऑप्शन डी सखालिन द्वीप समूह। ध्यान रखिएगा, एजोर्स द्वीप जो है यह प्रशांत महासागरीय भू जो कोस्टल एरिया ऑफ द पैसिफिक सी है, जिसको आप कहते हैं ना रिंग ऑफ फायर, उस रिंग ऑफ फायर में एजोर्स द्वीप समूह को शामिल फिलहाल नहीं किया जाता। बाकी सखालिन द्वीप समूह ये भी उसी का पार्ट है, ठीक है। ये सखालिन द्वीप समूह प्रशांत महासागरीय एरिया का भाग है, मिंडनाओ भी प्रशांत महासागरीय एरिया का भाग है, एल्यूशियन द्वीप समूह भी प्रशांत महासागरीय भूभाग का क्षेत्र है। एजोर्स द्वीप जो है उसका भाग नहीं है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, एजोर्स द्वीप। याद रखिएगा कि जो प्रशांत महासागर है उसके तटवर्ती भाग को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है। प्रशांत के ज्वालामुखी क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है। और रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं इसको भी समझ लीजिए। दरअसल यहां पर क्या हो रहा है कि महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट का अभिसरण हो रहा है, इसलिए लावा बन रहा है और वो लावा वहां से बाहर निकल रहा है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए कि यहां महासागर व महाद्वीप प्लेट का अभिसरण हो रहा है, ठीक है। तो ये तो कुछ प्रश्नों की श्रृंखला हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। एक और चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे एजोर्स और वहीं पर एक और द्वीप मिलेगा आपको केप वर्डे, एजोर्स और केप वर्डे और वहीं पर कनारी द्वीप भी है। एजोर्स, केप वर्डे और कनारी उत्तरी अटलांटिक महासागर के द्वीप हैं ये। और अगर आपसे अगली बार ये प्रश्न किया जाए कि इसी को हम घुमा के प्रश्न कर दें, इसमें हम प्रशांत क्षेत्र को हटा दें और इसकी जगह पर हम लिख दें मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, तब आप किस पे टिक करेंगे? तब आप टिक करेंगे इस पर। जैसे प्रश्न क्या बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ज्वालामुखी क्षेत्र है जो कि मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में आता है, तब इसका द्वीप इसका क्या हो जाएगा? एजोर्स द्वीप। इसको आप यहां पर लिख लीजिएगा कि यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपको यहां से फिलहाल बनेंगे। तो ये तो था आज यूजीसी नेट जेआरएफ और एसआरएफ के लिए जो प्रश्न श्रृंखला थी उस क्रम में पहली कड़ी, ठीक है। हम फिर आपसे अगली कड़ी में, जो अगली प्रश्न श्रृंखला की कड़ी होगी, उसमें हम फिर आपसे कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ इन प्रश्नों को, कुछ ऐसे ही प्रश्नों को लेकर हम एक बार फिर आपको वहां पर उपस्थित होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अभी भी जो प्रश्नों की श्रृंखला हमारी आपकी चलेगी
वो भूआकृति विज्ञान की ही रहेगी। ठीक है ना, इसमें कई प्रश्न श्रृंखलाएं हैं और इसमें कुछ पूर्व वर्षों के भी प्रश्न होंगे, कुछ नए प्रश्न भी हो सकते हैं। तो ये 25-25 प्रश्नों का इस तरह से एक अलग अलग सेगमेंट होगा। अगली बार हम अगले 25 प्रश्नों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। ठीक है, थैंक यू।